अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। कल से अगर कोई क्वेश्चंस हैं कुछ कल की क्लास के तो पूछ लो। दूसरी बात ये है कि ये कल का एक सिनेरियो था, ये हमने डिस्कस करना था। ये एक स्टूडेंट ने भी मुझे बाद में उसी वक्त ही भेज दिया था। एक क्वेश्चन आ गया जी बहुत लंबा सा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 फोलेट, विटामिन B12 is important both homocysteine metabolism and methylmalonic acid conversion. Hence it is only the deficiency of vitamin B9 which causes this megaloblastic anemia, as B9 is involved in hormone synthesis and drug resistance. The B9 deficiency leads to immature RBC scared albino cell. अच्छा, मैं आपके इसको तो मैं डिस्कस करती हूँ अभी, ठीक है। ओके, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसको इसमें ना थोड़ा आपके आंसर में थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। आपने सही पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो है, हाउ नाइसिन टॉक्सिसिटी कॉजेज वेसोडाइलेशन, बेटा एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका नहीं पता है या मेरे नॉलेज में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये बस एक साइड इफेक्ट है। फिर तो आप किसी भी टॉक्सिसिटी का देखो, मेजोरिटी ऑफ विटामिन्स की जो मैकेनिज्म है उनसे उनके इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स क्यों होते हैं हम नहीं बता सकते। बेरी बेरी जो है वो क्यों एटेक्सिया करती है, क्यों ये चीजें करती है, हमें नहीं पता। मतलब डिस्कवर नहीं किया गया कि क्यों होता है, ठीक है। मतलब ये कि स्टडीज कंडक्ट की गई है लेकिन एग्जैक्ट हमें रीजन नहीं पता, ठीक। जिस तरह हमें ये पता है कि नाइसिन जो है वो लाइपोलिसिस को रोकता है, ठीक है। अच्छा, कैसे रोकता है? वो सेल के अंदर जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसका एक बहुत बड़ा वो मैकेनिज्म है, ठीक है। पेरोक्सिसोम रिसेप्टर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, वो इस आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। लेकिन नाइसिन टॉक्सिसिटी वेसोडाइलेशन कैसे करती है, एक तो मेरे भी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भी ना पता हो। अगर आपको पता है या आप फाइंड आउट करो तो जरूर सबको बताओ। अच्छा जी बच्चों, ये जो कल हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। एक ये सिनेरियो लास्ट ईयर भी मैडम ने टेस्ट में दिया था और ये किसी बुक के अंदर भी है प्रोबेबली। अब ये देखो कि एक पेशेंट आया है, एक फीमेल पेशेंट आई लेट सपोज, और शी हैज माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। आपने उसके बाकी टेस्ट कराए, सीबीसी कराई, सब कुछ कराया, पता चला कि देयर इज रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, फिर आपने उसका कराया तो बाकी टेस्ट कराया, पता चला एलिवेटेड होमोसिस्टीन है और नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड है, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि ये जो, अच्छा मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आपके जहन, जैसे ही आप मैक्रोसिटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखोगे, आप दो चीजों को सोचोगे, या तो B12 की डेफिशिएंसी है या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, ठीक है। सो कैसे पता चलेगा कि B12 की है या फोलिक एसिड की है? अगर इस छोटे से सिनेरियो को, इस चीज को देखें तो क्या आप क्या प्रोबेबल लग रहा है कि B12 की डेफिशिएंसी है कि फोलिक एसिड की है? अच्छा, फोलिक एसिड की है, B12 की नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग पहुंच गए, ठीक है, शाबाश। लेकिन फोलिक एसिड की क्यों है और B12 की क्यों नहीं है, आप ये बताओ। शाबाश, क्योंकि मिथाइल वेलोनिक एसिड नॉर्मल है, ठीक है। जब आपने कहा कि मैक्रोसिटिक एनीमिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आपके जहन में आना चाहिए कि मैक्रोसिटिक एनीमिया में या तो B12 है या फोलिक एसिड है। अब आप रूल आउट करते हो कि इन्होंने कहा कि देयर इज नॉर्मल मिथाइल वेलोनिक एसिड, ठीक है। अगर आप इस फिगर को देखो तो आपको इसका आंसर पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि B12 जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो ही रिएक्शंस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर B12 ना हो, इफ देयर इज अ B12 डेफिशिएंसी, तो मिथाइल मेलोनिक एसिड को तो इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है ना। मिथाइल मेलोनिक एसिड, अगर ये रिएक्शन रुक जाए यहाँ से B12 की डेफिशिएंसी से, तो मिथाइल मेलोनिक एसिड को इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। सो मिथाइल मेलोनिक एसिड इंक्रीज नहीं है, इट इज नॉर्मल। तो आपको ये पता चल गया कि B12 को कोई इशू नहीं है। जो मैक्रोसिटिक एनीमिया है दैट इज बिकॉज ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। समझ आ गई? ठीक है। उस वक्त देख के जरा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन है, इट इज वेरी कॉमन सेंस की बात है। आप लोग को बच्चों ये नोटिफाई पता चल गया ना कि ऑन कैंपस है आप लोगों का कल से? अब तो हर तरफ से नोटिस आ गए, ठीक है। चलो, बच्चों को पता ही नहीं था। चलो, कल थर्सडे से नहीं है, कल से है बच्चों। अच्छा खैर, अब इस बहस में नहीं पढ़ते, अभी इसी को पढ़ लेते हैं।
अच्छा आगे चलो, ये सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप इस बात के ऊपर कि अब हाँ, आज से हमने शुरू करने हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल आपके कवर हो गए थे। अगर हम कल भी घर पे ही होते तो कल हम आपका विटामिन्स पूरा खत्म हो जाना था, लेकिन चलो अब देखते हैं किस तरह से क्लासेस होंगी। तो अच्छा, अब आज से हमने स्टार्ट करना है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स में बच्चों सबसे पहले आ जाता है विटामिन ए। अच्छा ये देखो कि जहाँ पे मैंने आपको वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल के डिफरेंसेस बताए थे वो भी एक दफा रिकॉल कर लो कि जी फैट सॉल्युबल बेसिकली क्योंकि अपनी नेचर भी लिपिड्स की तरह की होती है, वो इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, काइलोमाइक्रोन से बाइंड करते हैं, लिम्फेटिक्स के अंदर आके, लैक्टियल्स के अंदर आके फिर ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें थी। और दूसरे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाते हैं इन द लिवर, इन द एडिपोज टिश्यू। एज ए रिजल्ट क्या है कि ये इनके अंदर टॉक्सिसिटी का चांस ज्यादा है। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल थे उनमें डेफिशिएंसी का चांस ज्यादा था, फैट सॉल्युबल के अंदर टॉक्सिसिटी का चांस ज्यादा। इनकी मेजॉरिटी एक्सक्रीशन, शाबाश, इनकी मेजॉरिटी एक्सक्रीशन इज फीकल। कुछ हद तक यूरिनरी एक्सक्रीशन भी हो जाती है, मोस्टली एक्सक्रीशन इज फीकल। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आ जाओ बेटा विटामिन ए के ऊपर। विटामिन ए का बहुत रिच सोर्स है लिवर। ठीक है, जिसको हम कलेजी भी बोलते हैं, लिवर। ठीक है, अच्छा ये सोर्सेस पे आओ। मुझे नहीं पता ये आप लोगों को पीछे से आवाज आती है, लेकिन ये पता नहीं कैसे लग गई, बहुत ही इरिटेटिंग है। अच्छा इसकी सोर्सेस देखो, जो ये सोर्सेस क्या है, प्री फॉर्म्ड विटामिन ए। प्री फॉर्म्ड विटामिन ए जो है, यानी बना बनाया पूरा का पूरा विटामिन ए कहाँ कहाँ पे होता है? लिवर में, फिश ऑयल्स में, फोर्टिफाइड मिल्क में। ठीक है, वो मिल्क जिसमें एक्सटर्नली ऐड किया गया हो, एग्स एंड अदर फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो लिवर और फिश ऑयल्स है। लिवर और फिश ऑयल्स, जिस तरह आपने देखा है कि जो कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आप लेते हो उसके अंदर विटामिन ए और डी अच्छा खासा ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है। ठीक है, इसी तरह बच्चों प्रोविटामिन ए, प्रोविटामिन का मतलब होता है कि जो विटामिन ए की जो अभी जो है ना, विटामिन ए की जो पिछली फॉर्म है जिससे विटामिन ए ने बनना है, दैट इज प्रोविटामिन ए। ये नॉट, ये कैरोटीन्स होते हैं, मैं आगे आपको समझाती हूँ। सो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको पता है जैसे कहते हैं कि जी आंखें ठीक नहीं है तो गाजरें खाएं, ठीक है ना। तो जो कैरेट्स होती हैं उनके अंदर कैरोटीन्स होते हैं, एंड कैरोटीन्स आर द डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए का आपको पता है कि इट इज इन्वॉल्व इन द विजुअल साइकिल। तो आप ज्यादा गाजरें खाएंगे आपको ज्यादा कैरोटीन मिलेगा, कैरोटीन से विटामिन ए मिलता है, विटामिन ए से नजर बेहतर हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो बेसिकली इसकी जो फॉर्म्स है कौन कौन सी हैं? रेटिनॉल फॉर्म इज एन अल्कोहलिक फॉर्म। रेटिनॉल, रेटिनैल, अब मैं थोड़ा सा जरा इसको ऐसे बोलूंगी ताकि आपको गलतफहमी ना हो। रेटिनॉल इज एन अल्कोहल, रेटिनैल इज एन एल्डिहाइड। ठीक है, फिर रेटिनोइक एसिड होता है, दैट इज एन एसिड, और बीटा कैरोटीन जो है दैट इज द प्रिकर्सर। ठीक है, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एक चीज है। ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स जो ऑइड्स होते हैं ना, वो पूरी बड़ी कैटेगरी को आप बोलते हो। ठीक है, जिस तरह रेटिन, अगर आप बात करते हो रेटिनॉइड्स की तो रेटिनॉइड्स में ये सब के सब आएंगे। ठीक है, लेकिन जो रेटिनॉल है दैट इज वन ऑफ देम। इसी तरह बच्चों कैरोटिनॉइड्स जो है ना वो होते हैं जिनमें जो एक वास्ट बड़ी कैटेगरी है, उसमें अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बड़ी किस्म की चीजें होती हैं। उनमें से एक को आप कहते हो कैरोटीन, दैट इज द बीटा कैरोटीन। दिस इज द प्रिकर्सर फॉर रेटिनॉइड्स। ठीक है, ये सब के सब रेटिनॉइड्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कैरोटीन नहीं होता, कैरोटीन जो है कैरोटिनॉइड्स में होता है। कैरोटीन इसलिए यहाँ पे लिस्ट किया गया बिकॉज इट इज अ प्रिकर्सर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर रेटिनॉइड्स। आगे चलो इसको छोड़ दो। आरडीए, अब आरडीए बच्चों अगर आपको इसको बाद में देखते हैं। आरडीएस की वैसे ये लिख लो 700 टू 900 माइक्रोग्राम्स पर डे। इसकी ना अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने मेरे पास क्योंकि बुक नहीं थी, लेकिन जो आरडीए होती है ना, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, ये ज्यादा इन्होंने इंटरनेशनल यूनिट्स में भी लिखी होती है। ठीक है, इसको एक नजर देख लेना। लेकिन 700 टू 900 माइक्रोग्राम्स पर डे इज एन आरडीए फॉर विटामिन ए। ठीक है, अब इसमें ये होता है बच्चों के, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म की क्या है ना, जिस तरह मैंने आपको ये बताया है कि ये अल्कोहल
भी है इसमें, एल्डिहाइड एसिड डेरिवेटिव्स हैं, सो इसलिए इनको एक कॉमन बेसिस पे लाने के लिए इसकी एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं, जो कि लैब में मेजर होती है, हमें नहीं पता होता, लैब में मेजर होती है। इसे कहते हैं रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट। ठीक है, कहने का मकसद क्या है कि जो विटामिन ए की मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो एक्टिविटी में एक दूसरे से कैसे कंपेयर हो रही है। ठीक है, सो वन रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी associated with 1 microgram of all trans retinol। जो all आरडीए बुक में क्या लिखा हुआ बेटा, आरडीए जो बुक में लिखा है वो भी मुझे बता दें। वन REA is defined as the biological activity associated with 1 gram of all trans-retinol। जो all trans-retinol है ये सबसे ज्यादा एक्टिव इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये देखो कि 1RAE जो है रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट, ये 1 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल के बराबर है। ठीक है, 12 माइक्रोग्राम ऑफ बीटा कैरोटीन के बराबर है और 24 माइक्रोग्राम्स ऑफ अदर कैरोटिनॉइड्स के बराबर है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि नहीं, इसको बेटा बस एक इसका लफ्ज पता होना चाहिए, मैंने कभी नहीं देखा कि ये कभी पेपर में आता हो या कुछ, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी आपस में जो है ना क्या कैसे है। इस बात का मकसद बेसिकली ये है कि 1 ग्राम ऑफ रेटिनॉल जो है वो ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, और बीटा कैरोटीन उससे 1/12 टाइम एक्टिव है। समझ आ रही है, इसका मकसद ये है। इस स्लाइड में से कभी एग्जाम में नहीं आता, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि ये जो विटामिन ए की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड है, इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी है और बाकी उससे कितनी कम एक्टिव है। जिस तरह हमें इस स्लाइड से ये पता चला था कि रेटिनॉल जो है ऑल ट्रांस रेटिनॉल सबसे पावरफुल है, सबसे एक्टिव है, और बीटा कैरोटीन की जो एक्टिविटी है ना उससे 1/12 कम है। ठीक है, दैट्स इट, इससे आपको बस ये पता चला। आरडीए ये देख लो कि 700 to 900 माइक्रोग्राम पर डे। मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया है चैट में कि बुक में आरडीए डिफरेंट है। बेटा बुक में मुझे जरा आरडीए यहाँ पे चैट में आप लिख दो ना, ताकि मैं देख लूँ। वैसे मैं जो है ना एवरी ईयर यही आरडीए बताती हूँ, ये मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए इसमें लिखी है माइक्रोग्राम्स में, ताकि आपकी सारी एक ही जो है ना वो एक ही तरह की माइक्रोग्राम्स या मिलीग्राम्स में आ जाए। ठीक है, कंफ्यूजिंग ना हो कि जी कहीं कहीं पे इंटरनेशनल यूनिट है, कहीं पे माइक्रोग्राम्स है। ठीक है, सो आरडीएस की नोट कर लें। सो वही स्ट्रक्चर्स की बात आ गई। अब यहाँ पे इसको देखो, ये देखो, दिस इज द रेटिनॉल एस्टर। ठीक है, एस्टर का मतलब क्या होता है कि आगे किसी और के साथ बाइंड हुआ है, ये एस्टर फॉर्म है। ठीक है, ये एस्टर फॉर्म है। उसके बाद आ जाओ रेटिनॉल फॉर्म। रेटिनॉल फॉर्म में ये देखो, ये दिस इज अल्कोहल फॉर्म। ठीक है, एक बच्ची ने कहा आरडीए वाली स्लाइड दोबारा दिखा दें, मैं दिखाती हूँ बेटा, पहले स्ट्रक्चर को एक नजर समझ लो फिर आरडीए वाली स्लाइड पे जाते हैं। रेटिनॉल एस्टर जो है, दिस इज द एस्टर फॉर्म, दिस इज द अल्कोहल फॉर्म, OH इज द अल्कोहल फॉर्म। ठीक हो गया, रेटिनॉल। और फिर रेटिनैल है विच इज द एल्डिहाइड फॉर्म, एंड फाइनली इज द रेटिनोइक एसिड विच इज द एसिडिक फॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिडिक फॉर्म। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि ऑल ऑफ दीज आर इंटरकन्वर्टेबल। रेटिनॉल एस्टर से रेटिनॉल बन जाता है, रेटिनॉल से रेटिनैल बन जाता है, लेकिन जब वंस रेटिनोइक एसिड बन जाता है इट इज नॉट इंटरकन्वर्टेबल। ठीक है, जिस तरह हमने फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस में किया था, जब रेटिनोइक एसिड बन जाता है ना फिर ये इसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, अच्छा आरडीए वाली स्लाइड, ये आरडीए है 700 to 900 माइक्रोग्राम्स पर डे। ठीक है, आगे अब देखो, ये बच्चों जो बीटा कैरोटीन की हमने बात की थी, हमने कहा था बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए या रेटिनॉल या रेटिनैल। ठीक है, सो एक जो बीटा कैरोटीन होता है, आपको स्ट्रक्चर से देखो कि देखिए इतनी हैरत होती है, लिटरली ये इसका डबल है, बीटा कैरोटीन है। ठीक है, ये बॉडी में जब जाता है, आप इसको खाते हो कैरेट्स में, ठीक है, तो क्या होता है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनॉल देता है। ऐसे नहीं लगता कि यही मॉलिक्यूल को इस साइड पे उल्टा कर दिया गया तो ये 2 बन गए। सो अगर आप इसको बीच में से तोड़ोगे तो ये 2 बन जाएंगे। ठीक है, समझ आई। सो एक बीटा कैरोटीन के क्लीवेज से 2 रेटिनॉल मिलते हैं। so, याद रहेगा, यानी कि इन सबका जो प्रिकर्सर है, प्री फॉर्म्ड है, वो है इन सबका प्रिकर्सर इज बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन के क्लीवेज से जो है वो 2 वो मिलते हैं विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स, दैट इज रेटिनॉल। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब बच्चों बच्चों ये देखो कि रेटिनाइल एस्टर्स हो गए, आपने डाइट में लिया अगर रेटिनाइल एस्टर्स, ठीक है। जब आप डाइट में कोई चीज लेते हो तो वो बाउंड हुई होती है किसी और चीज के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी फैटी एसिड के साथ बाइंड है, किसी और चीज के साथ बाइंड है, सो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल एस्टर्स। ये बॉडी में गया, इंटर कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेटिनॉल, दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेड टू रेटिनल, ठीक है। लेकिन दैट कैन बी कन्वर्टेड टू रेटिनोइक एसिड। जब एक दफा रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, it cannot be reconverted back to the retinal, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बीटा कैरोटीन, जो बीटा कैरोटीन है वो इन सब का प्रिकर्सर है, और बीटा कैरोटीन में से रेटिनल भी बन सकता है, रेटिनोइक एसिड भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को किस किस्म की अजीबोगरीब कंफ्यूजन हो रही हैं। एक बच्ची फिर पूछ रही है व्हाट आर कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स से इतने ऑब्सेस क्यों हुए हो तुम लोग, जब मैं जो बताना होगा वो बता दूंगी। कैरोटिनॉइड्स अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं इस वक्त। अब एक बच्ची पूछ रही है क्लीवेज गिव्स विच मॉलिक्यूल्स, कहाँ की बेटा बात कर रहे हो। आप लोग मेरे से या तो बहुत आगे जा रहे हो या बहुत पीछे जा रहे हो, ठीक है। जिस स्लाइड पे मैं हूं ना उसी पे आ जाओ, और जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, बजाय तो तुम लोग या तो स्लाइड जमा कर रहे हो या आगे का पढ़ रहे हो। मैंने आपको भी क्या बताया है, एक ये कि बीटा कैरोटीन से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनल बनते हैं। इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियरली वाजे हो रहा है कि एक बीटा कैरोटीन को बीच में से तोड़ोगे तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनल बन रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह देखो कि अब ये देखें कि रेटिनाइल एस्टर्स जो हैं इनसे इंटरकन्वर्ट होके रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड बन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए की जो एब्जॉर्प्शन है वो किस तरह से होती है बच्चों के, ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इसमें से जो मैं आपको दिखा रही हूँ बस यहीं से देख लो ताकि आपको समझ आ जाए, ये लिख के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो सीधे सीधे ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, इन द इंटेस्टाइन। लेकिन जो रेटिनाइल एस्टर्स हैं ये पहले जो है ब्रेक डाउन होते हैं इनटू रेटिनॉल या रेटिनल, फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द इंटेस्टाइन, और जब इंटेस्टाइन में जाते हैं तो ये वहां पे कंबाइन करके दोबारा से एस्टर्स बनते हैं, एंड द एस्टर्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब जब ये ब्लड में चले जाएंगे ये काइलोमाइक्रॉन्स बना देंगे, और काइलोमाइक्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन होगी आइदर इन द लिवर और इन द लैक्टियल्स, जिस पाथवे से एब्जॉर्प्शन होती है ना फैट की, ठीक है, लिपिड्स की, कि जी वो काइलोमाइक्रॉन्स बन के वो चले जाते हैं इन द लैक्टियल्स, और वो फिर लिम्फेटिक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, एंड दैट गोज इनटू द ब्लड। इसी तरह से इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स एज इट इज एब्जॉर्ब हो गए, रेटिनाइल एस्टर्स विल फर्स्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है एब्जॉर्ब हो गया इन द इंटेस्टाइनल सेल। ये जब आगे जाता है तो ये इंटेस्टाइनल सेल के अंदर ही दोबारा एस्टर बना देता है विच गोज इनटू द ब्लड, और ब्लड के अंदर ये काइलोमाइक्रॉन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। आगे चलो, कैरोटिनॉइड्स को छोड़ दो, आपको बता दिया। अच्छा ये अच्छा जी, सो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज क्या बताया, 90% जो विटामिन ए है दैट इज स्टोर्ड इन द लिवर, इसीलिए आपको मैंने बताया था कि लिवर और कलेजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ विटामिन ए, ठीक है। दिस रिजर्व इज एडिक्वेट फॉर सेवरल मंथ्स। अगर कोई पेशेंट जो है वो विटामिन ए नहीं ले रहा तो फिर भी कई महीनों तक उसमें डेफिशिएंसी नहीं आएगी। एब्जॉर्ब होता है वाया काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल में से एब्जॉर्ब हुआ, काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ, लिवर में ट्रांसपोर्ट हो गया, लिवर में मेजॉरिटी स्टोर हो गया, जो बाकी सेल्स की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से यूटिलाइज होता जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल, जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये रेटिनॉल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल विद द हेल्प ऑफ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। आगे चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब ये है बच्चों के एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की जो एक्सक्रीशन है इट इज नॉट रेडीली एक्सक्रीटेड। इस तरह मेजॉरिटी जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना ये स्टोर होते हैं, एक्सक्रीट नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है। और जो है कुछ सम ऑफ देम आर लॉस्ट इन यूरिन, जो मेजॉरिटी हमने पहले भी बात की थी कि मेजॉरिटी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं ये फीसेस में एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। कुछ सम ऑफ देम आर लॉस्ट इन यूरिन,
अब क्या है, किडनी डिजीज एंड एजिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी बिकॉज एक्सक्रीशन इज इम्पेयर्ड। अच्छा कि कुछ अगर जो है वो यूरिन में फीसेस में एक्सक्रीट हो रहा है, अगर देयर इज किडनी डिजीज, ठीक है, तो एक्सक्रीशन माइट बी इम्पेयर्ड, तो फिर टॉक्सिसिटी का चांस होता है। मैंने आपको ये बताया ना कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी का चांस कम है एज कम्पेयर टू टॉक्सिसिटी, ठीक है, टॉक्सिसिटी का चांस ज्यादा है। अब बच्चों जो मैकेनिज्म है ये आपको पहले भी पता है, जहां आप लोगों ने वो किए थे, पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है, वहां पे आपने पढ़े थे कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं डायरेक्टली सेल के अंदर आ जाते हैं, डीएनए के ऊपर एक्शन करते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म, ये स्टीरॉइड्स का, रेटिनॉइड्स का मैकेनिज्म एक जैसा होता है, ये डायरेक्टली डीएनए के ऊपर आके एक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे मैं समझाती हूँ ना आपको, इसको एक नजर देखो कि ये क्या है। आपके ब्लड में रेटिनॉल आ गया, ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा था, रेटिनॉल बाउंड विद द रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के ऊपर क्या हुआ कि ये आता है और सेल के अंदर पहले ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर के साथ ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर गई, ठीक है। यही जो पर्पल वाली रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन थी ये आई, ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गई। अब ये इधर ही रह जाएगी, जो रेटिनॉल है इट गोज इनसाइड द सेल, ठीक है, रेटिनॉल सेल के अंदर चला गया और इट बाइंड्स टू द सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन 1, ठीक है। अब क्या है, ये एक नई प्रोटीन थी, इसके साथ बाइंड कर गया, इसका नाम आपको नहीं आता कोई बात नहीं, बस बात ये है कि रेटिनॉल सेल के अंदर आ गया। अब रेटिनॉल ने कन्वर्ट हो जाना है इन द सेल टू रेटिनैल, रेटिनैल यानी रेटिनल्डिहाइड, ठीक है, रेटिनैल में कन्वर्ट हो गया। रेटिनैल विल बी कन्वर्टेड टू रेटिनोइक एसिड, ठीक है। रेटिनोइक एसिड जो है इसमें जब कन्वर्ट हो गया तो रेटिनोइक एसिड देन बाइंड्स टू द सेलुलर रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन 1, ठीक है, और ये इसको मूव करा देती है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है डीएनए, ठीक, ये डीएनए के ऊपर खास तौर पे रेटिनोइक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर पार्ट्स ऑफ डीएनए which bind the retinoic acid, retinoic acid response elements, ये retinoic acid के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। ये ना यहाँ पे रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर गया, ये जो छोटू सा स्ट्रक्चर था ना ये है रेटिनोइक एसिड, और ये आगे रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ठीक है, और फिर जो है ये डायरेक्टली डीएनए पे अफेक्ट करता है, और डीएनए जो है वो सेल के जो भी प्रॉब्लम चीजें हैं उनको ज्यादा प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ज्यादा जो भी मैकेनिज्म है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन ए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो फिगर है ना बच्चों, अच्छा एक बच्चे ने कहा इसको रिपीट कर दे, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो बच्चों, इसका मैकेनिज्म जो है मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जो आप लोगों ने सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर किया था ना, स्टीरॉइड्स का मैकेनिज्म, दैट इज एग्जैक्टली द सेम। जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो डायरेक्टली डीएनए के ऊपर आके अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका जो रिसेप्टर होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए, सो ये डायरेक्टली डीएनए पे अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से रेटिनॉइड्स का मैकेनिज्म है, कैसे होता है, अब इसको ध्यान से सुन लो, मैं रिपीट कर रही हूँ। जो रेटिनॉइड बाइंडिंग प्रोटीन है दिस इज ट्रांसपोर्टिंग द रेटिनॉल, सर्कुलेशन में तो ये ट्रांसपोर्ट कर रही है ना, जब ये सेल टारगेट सेल के ऊपर आ जाती है तो रेटिनॉइड बाइंडिंग प्रोटीन जो है अपने रेटिनॉल के तो अब बेसिकली इट इज कन्वर्टेड टू, पहले रेटिनॉल था ना, अभी रेटिनैल में कन्वर्ट हो गया, देन इट इज कन्वर्टेड टू रेटिनोइक एसिड। जो ये कन्वर्जन है दिस इज हैपनिंग इनसाइड द सेल, रेटिनॉल रेटिनैल में कन्वर्ट हुआ, रेटिनैल रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब जब रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया ना ये, तो ये क्या करता है, इट मूव्स इनसाइड द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो यहाँ पे रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं, ये RARs स्टैंड फॉर रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स, ठीक है, और RXRs भी होते हैं, रेटिनॉल एक्स रिसेप्टर्स, उसको छोड़ दो, ये RARs आर द रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर्स, ये इसको यहाँ पे बाइंड करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जब बाइंड करेंगे दिस इज बाइंडिंग टू द डीएनए, डायरेक्टली अफेक्टिंग द डीएनए, डीएनए के ऊपर रेटिनोइक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट है,
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेटिनोइक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट क्या होता है, तो बेसिकली इट इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये डायरेक्टली पोर्शन ऑफ डीएनए होता है जिसपे रेटिनोइक एसिड का आके इफेक्ट होगा, ठीक है। अब जब ये इसके साथ बाइंड हो गया तो सारे ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स थे वो सिंथेसाइज होंगे, और जो विटामिन ए का एक्शन था ऑन द सेल दैट विल बी परफॉर्म, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म। आगे चलो, ये बेटा दिस इज द फिगर जो लिपिन कॉर्ड में बनी हुई है। अगर आप फैट सॉल्युबल विटामिन लिपिन कॉर्ड से भी कर लेते हो तो आपका बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। फैट सॉल्युबल लिपिन कॉर्ड में जरा डिटेल में लिखे हुए खास तौर पे विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक है। सो ये अगर आप इस फिगर को देखते हो ना तो इससे बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। पहली बात ये कि जो विटामिन ए है ये स्टोर होता है इनसाइड द लिवर है, ये हमें पता है, ठीक है। ये जो है एब्जॉर्ब किस तरह होता है, डाइट से, ठीक है। डाइट में ये क्या करता है कि ये रेटिनाइल एस्टर्स की फॉर्म में काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर आ जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं वो जब ब्लड में चले जाएंगे तो फिर ये मेजोरिटी ऑफ द जो है इसकी अमाउंट दैट विल बी स्टोर्ड इन द लिवर, ठीक है। लिवर से ये कैरी होता है विद द हेल्प ऑफ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन आरबीपी, ठीक है। और जिस सेल में जाना था वहां पे चला गया, ठीक है। ये पार्ट जो है ये आई के अंदर विजुअल साइकिल दिखाया गया। विजुअल साइकिल अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने आपको नहीं बताया ठीक है। और दिस इज द मैकेनिज्म जो मैं आपको अभी बता रही थी। सेल के अंदर जाके पहले ये रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ, डायरेक्टली डीएनए के ऊपर बाइंड किया, जीन एक्टिवेशन कराई, मैसेंजर आरएनए बनाया, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाए और सेल के अंदर इफेक्ट आया, ठीक है। ये एक फिगर है जो लिपिन कॉर्ड में दी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं विटामिन ए के, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस हैं विटामिन ए के। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इन द विजन, ठीक है। आई साइट के अंदर जो विजुअल साइकिल है, शायद आप लोगों ने फिजियो में विजुअल साइकिल पढ़ा है विजुअल साइकिल फिजियो में? नहीं पढ़ा, ठीक है। हाँ, आई गेस आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। वो मैंने बीडीएस की भी विटामिन की क्लासें ली थी ना, तो उन्होंने पढ़ लिया था वो, क्योंकि दोनों सालों का एक ही साल में पढ़ते हैं इसलिए, ठीक है। अच्छा, विजन हो गया। रिप्रोडक्शन के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड इम्यून फंक्शन, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। सो सबसे पहले विजन के अंदर किस तरह से फंक्शन होता है, आपको पता है कि जो रेटिना है उसके अंदर दो किस्म के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक रॉड्स होती हैं, एक कोन्स होती हैं, ठीक है। सो कोन्स बेसिकली सुबह की रोशनी में कलर विजन के लिए इम्पोर्टेंट है, और रॉड्स जो हैं नाइट विजन के लिए इम्पोर्टेंट है, डिम लाइट्स में और ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए, ठीक है। सो क्या होता है कि जो विजुअल पिगमेंट रॉड सेल्स में है रोडोप्सिन, that consists of 11 cis retinal that is vitamin A है ना, ये 11 cis retinal, और ये बाउंड होता है प्रोटीन ऑप्सिन के साथ। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये जो है ना ये ज्यादा ही हुआ है। ये फिगर देखो बेटा, रोडोप्सिन। अब मैं आपको बताती हूँ रोडोप्सिन जो है कहाँ पे है, रॉड सेल्स के अंदर, जो आपके रेटिना में रॉड सेल्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द नाइट विजन, ठीक है। उसमें जो बेसिकली फोटो पिगमेंट है दैट इज रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन किन दो चीजों के साथ बना होता है, 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन। अब ये जो पूरी फिगर है ना बच्चों, दिस इज विजुअल साइकिल, ठीक है। दिस इज अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ये जरूर आता है, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, ठीक है। रोडोप्सिन दो चीजों के साथ बना हुआ है, 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन, ठीक है। होता क्या है बच्चों, रोडोप्सिन के ऊपर जो जब आपकी रॉड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन पड़ा हुआ है उस पर जब लाइट पड़ती है इट बिकम्स कन्वर्टेड टू ऑप्सिन, ठीक है। एंड ऑल ट्रांस रेटिनॉल है, ऑल ट्रांस रेटिनल, ठीक है। it becomes converted to opsin and all trans retinal। अब आपने all trans retinal को दोबारा से 11 cis retinal में कन्वर्ट करना है ताकि ये दोबारा से रोडोप्सिन बनाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि रोडोप्सिन जो है ये इन दोनों से कंबाइन होकर बना हुआ है, ठीक है। जब ये इस पे लाइट पड़ेगी ये ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसीजर के अंदर इट एक्टिवेट्स अ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन से सोडियम चैनल्स जो है वो बंद हो जाते हैं
सोडियम रॉड सेल्स में ज्यादा हो जाता है, और ये जब वो हाइपर पोलराइज होते हैं दे गिव सिग्नल्स टू द ऑप्टिक नर्व। उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो विटामिन ए से रिलेटेड विजुअल साइकिल आना है, एंड दिस इज द विजुअल साइकिल। अब जब ऑल्ट्रास रेटिनल बन गया ना, इट इज कन्वर्टेड टू 11 सिस रेटिनल, ये डायरेक्टली भी आइसोमराइज होके हो जाता है, और ये जरा लंबे प्रोसीजर के साथ भी आइसोमराइज होता है, which occurs in the liver, कि पहले जी ऑल्ट्रास रेटिनॉल में कन्वर्ट हो गया, इट बिकम्स आइसोमराइज टू 11 सिस रेटिनॉल, और दैट बिकम्स देन आइसोमराइज टू 11 सिस रेटिनल। ये दोनों प्रोसीजर्स, दोनों मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, या तो रेटिना में डायरेक्टली आइसोमराइज हो गया ऑल ट्रांस रेटिनल दोबारा से 11 सिस रेटिनल में, which again combines with opsin, ठीक है, या फिर दूसरा लंबा प्रोसीजर है which happens in the liver, जिसमें पहले जो कन्वर्जन हो रही है दैट इज इनटू द रेटिनॉल, ठीक है। ये एक और फिगर से आपको दिखाती हूँ, दिस इज द विजुअल साइकिल। अब हुआ ये इतनी अच्छी फिगर नहीं है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ जो मैं आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ ना, वो ये है कि ये होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। ये आपने नहीं करना बिकॉज ये आपके लिए नहीं है, ये फिजियो में जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे इसकी डिटेल आएगी। हमें जो बायोकेमिस्ट्री में जो एग्जाम में चीज आती है वो बेसिकली विजुअल साइकिल है, विच इज दिस वन, ठीक है। वैसे मैं आपको एक नजर थोड़ा सा समझा देती हूँ। आपने क्या किया कि रोडोप्सिन आपका बन गया, ठीक है। रोडोप्सिन के ऊपर जब लाइट पड़ती है it becomes broken down into ट्रांसरेटिनल, ठीक है, और ऑप्सिन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जी ये एक्टिवेट हो रहा है, ये ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है इट क्लोजेस द सोडियम चैनल्स क्लोज होते हैं इनसाइड द रॉड सेल्स, ठीक है। जब ये क्लोज हो जाते हैं तो रॉड सेल्स बिकम हाइपर पोलराइज्ड, और फिर ये सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं टू द ऑप्टिक नर्व। ये पार्ट वैसे मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज ये आता नहीं है, ठीक है। आता आपको ये है विच इज द विजुअल साइकिल, ठीक है। रोडोप्सिन इज द फोटोपिगमेंट। रोडोप्सिन वो है जो जिसके ऊपर एक्चुअली लाइट पड़ती है, और उससे फिर जो है ये स्प्लिट होता है इनटू ऑल ट्रांस रेटिनॉल एंड ऑप्सिन, ऑल ट्रांस रेटिनल एंड ऑप्सिन, ठीक है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, सो जो ये डिस्टिंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस स्लाइड में दी हुई है। जो रेटिनॉल है एंड रेटिनल है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड विजन, ठीक है। लेकिन जो रेटिनोइक एसिड है बेसिकली ये स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है उसकी आई साइट खराब है या उसकी और प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको रेटिनॉल या रेटिनल के सप्लीमेंट्स देते हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे को स्किन का इशू है, एक्नी है, स्किन का प्रॉब्लम है, आप उसको रेटिनोइक एसिड देते हो, बिकॉज रेटिनोइक एसिड इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड एपिथेलियल डिफरेंशिएशन। जो स्किन का इशू होगा ना उसके अंदर रेटिनोइक एसिड इज गिवन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे भी एक और स्लाइड में ये आएगा। ये रेटिनॉल और रेटिनल ये डाइटरी सप्लीमेंट में देते हैं। जब आप किसी पेशेंट को सप्लीमेंट देते हो ना, जो आपके घर में भी विटामिन पड़े होंगे, उनमें हमेशा रेटिनॉल होगा या रेटिनल होगा, ठीक है। रेटिनोइक एसिड नहीं आप देते एज अ सप्लीमेंट, ठीक है। जो रेटिनोइक एसिड है ये आप देते हो जब किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, वो है एक्नी है, तब आप उनको पेशेंट्स को रेटिनोइक एसिड देते हो, ठीक है। सो रेटिनोइक एसिड जो क्रीम फॉर्म में होता है, टॉपिकली होता है, दैट इज रेटिनोइन, और ये जो है स्किन पे लगाते हैं, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि 3-4 दिन लगाओगे ना तो स्किन पील होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये आप बाय माउथ नहीं दे सकते, ठीक। ये स्किन इरिटेशन करता है, इट हैज एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स, ये स्किन के टर्नओवर को इंक्रीज करता है, यानी कि स्किन के सेल्स को ज्यादा ग्रो कराता है ताकि पिछली स्किन उतर जाए और आगे नई स्किन आ जाए, ठीक है। और जो ओरल ट्रीटमेंट है दैट इज आइसोट्रेटिनोइन, और ये जो है ये ये आप बाय माउथ भी दे सकते हो। ये जो बच्चों ये दोनों चीजें हैं ना, ट्रेटिनोइन और आइसोट्रेटिनोइन, ये लिपिनकॉट में भी दी हुई है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बात तो आपको जरूर याद रखनी है कि रेटिनॉल और रेटिनल जो है दीज आर गिवन एज डाइटरी सप्लीमेंट्स, एंड रेटिनोइक एसिड इज इंपॉर्टेंट इन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। जो ये मैंने आपको बात की थी, जहाँ रिप्रोडक्टिव फंक्शन की बात आएगी, जहाँ विजन की बात आएगी, रेटिनॉल एंड रेटिनल आर इंपॉर्टेंट। जहाँ डर्मेटोलॉजी की एपिथेलियम की बात आएगी, ग्रोथ की बात आएगी, एपिथेलियम की बात आएगी, वहाँ रेटिनोइक एसिड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा जी, सो विटामिन ए डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डिक्रीज ग्रोथ रेट इन चिल्ड्रन। बोन डेवलपमेंट भी स्लो हो जाती है, ग्रोथ ओवरऑल कम हो जाती है। रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स के अंदर जो फीटल रिटेंशन है ना, कि जो फीटस इम्प्लांट हो गया उसको वहीं पे स्ट्रॉन्गली इम्प्लांट होने के लिए विटामिन ए इज रिक्वायर्ड। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज हो जाएगा, फीटस फीमेल्स के अंदर फीटल रिजॉर्प्शन का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। रिजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब फीटस इम्प्लांट हुआ है तो बजाय इसके कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो, वो उधर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सो रेटिनोइक एसिड जो है वो रिप्रोडक्शन और विजुअल साइकिल में नहीं रोल करती। इसका का सारा रोल बेसिकली होता है स्किन से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन, ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स। अगर आप किसी एनिमल स्टडीज की गई, अगर आप एनिमल्स को सिर्फ रेटिनोइक एसिड देते हो ना, आप कहते हो कि जी विटामिन ए है, सिर्फ रेटिनोइक एसिड, तो दे आर ब्लाइंड एंड स्टेराइल, क्योंकि उनकी आईज वाला भी काम नहीं पूरा हो रहा, विजुअल वाला काम भी पूरा नहीं हो रहा, रिप्रोडक्शन वाला काम भी पूरा नहीं हो रहा। आपको मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, एक आध स्लाइड पहले, कि जब रेटिनोइक एसिड बन जाता है तो इट कैन नॉट बी रिकन्वर्टेड टू रेटिनॉल एंड रेटिनल, याद आया ना। सो जब रेटिनोइक एसिड आप सिर्फ दोगे एनिमल्स को या पेशेंट को, तो दे विल सफर, उनका आंखें भी ठीक नहीं रहेंगी, उनके रिप्रोडक्टिव फंक्शन सफर करेंगे, ठीक है। सो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है, कि कौन सा जो वेरिएंट है वो कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ रेटिनॉल और रेटिनल दोगे बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन तो और आईज तो अच्छी रहेंगी, ठीक है। जो है एपिथेलियम वो भी ठीक रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सिर्फ रेटिनॉल और रेटिनल लेते हो तो सेल में जाके वो रेटिनोइक एसिड में इट कैन बी कन्वर्टेड। आपको वो वाली याद है ना जो मैंने उसमें दिखाया था, इट कैन बी कन्वर्टेड। रेटिनोइक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होती, एग्जैक्टली उस तरह डेफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो जिन लोगों को बहुत ज्यादा एक्नी होती है ना बच्चों, या मीजल्स होते हैं, या इस तरह की चीज होती है जिसमें स्किन का बहुत ज्यादा टर्नओवर हो, उन लोगों को डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज उसमें स्किन में बहुत ज्यादा रेटिनोइक एसिड पहले ही बॉडी यूज करा रही है, वो हो जाती है। वो मैं आपको बात आगे जाके एक जगह बताती हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। सो एपिथेलियम के मेंटेनेंस के लिए रेटिनोइक एसिड इंपॉर्टेंट है। अब ये म्यूकस सिक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ एक फिगर दिखाती हूँ, हाँ ये देखो, ये म्यूकस सिक्रीटिंग जो आपके सेल्स होते हैं, चाहे वो आपके लंग्स में हो, चाहे ट्रेकिया के अंदर हो, ठीक है, या चाहे आईज के अंदर हो। आई के अंदर आपको पता है ना कि जो है वो आई को मॉइस्ट रखने के लिए भी खासतौर पे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। अब क्या है कि जो विटामिन ए है, खासतौर पे रेटिनोइक एसिड, इट इज सॉरी खासतौर पे, हाँ रेटिनोइक एसिड, इट इज मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ दी सेल्स, ठीक है। म्यूकस सिक्रीटिंग जो सेल्स हैं उनकी हेल्थ और डिफरेंशिएशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप विटामिन ए नहीं दोगे तो क्या होगा कि ये सेल्स स्टंटेड हो जाएंगे, इम्पेयर हो जाएंगे। अब ये देखो, ये कितनी अच्छी हेल्थी एपिथेलियम है और ये कितनी डैमेज्ड एपिथेलियम है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, ड्राई आईज हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता आई ड्राई होने के बाद कॉर्नियल अल्सर बन जाते हैं, ठीक है। वो मैं आगे सारा आपको डिटेल में बताती हूँ। दूसरा फंक्शन देखो बच्चों, कि विटामिन, जी ठीक है, रेटिनोइक एसिड जो है वो डायरेक्टली एक्ट करता है डीएनए पे। सारे जो है ना डीएनए पे जो चीज पे एक्ट करती है वो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा रही है ना। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए से फिर आगे क्या बन रहा होता है, प्रोटीन ही बन रही होती है ना, ठीक है। अच्छा, आगे देखो कि इम्यूनिटी, विटामिन ए आल्सो एक्ट्स एज इम्यूनिटी, एक्ट्स इन इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यून सेल्स सिस्टम के सेल्स को भी डिफरेंशिएट कराने में, सिंथेसाइज कराने में। सो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, देयर इज इंक्रीज्ड इन्फेक्शंस का चांस ज्यादा हो जाएगा, देयर इज डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो बच्चों, क्यों कौन कौन से लोग हैं जो ज्यादा ससेप्टेबल हैं फॉर इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इंटेक कम है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं, आप बहुत ज्यादा अगर पेरेंट्स उनको ज्यादा सीरियल्स पे लगाया हुआ है, चावलों पे, खिचड़ी, इस तरह की चीजों पे, तो वो फ्रूट वेजिटेबल्स उनकी इंटेक कम है, उनके अंदर चांस ज्यादा। अर्बन पुअर, जो शहरों में गरीब लोग रहते हैं ना, जैसे गाँव में जो होते हैं, गाँव में फिर भी आटा भी कुछ अच्छा मिल जाता है और दूध मिलता है, अच्छी फ्रूट्स वेजिटेबल्स गाँव में अवेलेबल होती है। लेकिन जो शहरों के अंदर होते हैं ना लोग इस तरह के, उनके अंदर ज्यादा चांस है।
ओल्डर एडल्ट्स के अंदर, अल्कोहलिज्म में, लिवर डिजीज में, तो ऑफ कोर्स बिकॉज लिवर इज द बेसिक स्टोरेज साइट ऑफ विटामिन ए। एंड अगर फैट मेल एब्जॉर्प्शन है, फैट मेल एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है बच्चों के, अगर फैट ही ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो वो भी नहीं ठीक से एब्जॉर्ब होगा, दैट विल बी एक्सक्रीटेड। ठीक है, सो फैट मेल एब्जॉर्प्शन के अंदर भी देयर इज a chance of increased, there is a chance of deficiency of vitamin A। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं बच्चों। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, अच्छा मतलब मैं बाद में वन बाय वन बताती हूँ, पहले आप इस लिस्ट को देख लो। नाइट ब्लाइंडनेस है डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, वो आपको बात की समझ आ रही है कि विटामिन ए इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। डिक्रीज इम्यूनिटी समझ आ गई थी। बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ द आई, आई के अंदर सिक्रीशन ठीक से नहीं हो रही म्यूकस की, ठीक है, और फ्लूइड्स की, तो क्या होगा, बैक्टीरिया ज्यादा एक्ट कर सकते हैं। कंजक्टाइवल जीरोसिस आगे जाके बताती हूँ, जीरोफ्थैल्मिया बताती हूँ। आगे है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, आई ठीक नहीं है तो ब्लाइंडनेस ही होनी है अल्टीमेटली। फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस इसको छोड़ दो, और देयर इज पोर ग्रोथ, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक, आगे चलते हैं। सो पहली चीज जो यहाँ पे लिखी हुई थी नाइट ब्लाइंडनेस, दैट इज द निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया इसका साइंटिफिक सा नेम है, फैंसी नेम है एक्चुअली। इसका नाम क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। जो नाम से पता चल रहा है कि क्या है कि दिन के टाइम बिल्कुल ऐसे, आप लोगों ने शायद लोगों के वाकयात भी सुने होंगे कि दिन के टाइम बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, लेकिन रात के टाइम दे आर ऑलमोस्ट ब्लाइंड, ठीक है, उन लोगों को रात के टाइम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होता। उसकी वजह वही है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विजुअल साइकिल ठीक से काम नहीं कर रहा है, रोडोप्सिन के साथ जो विटामिन ए, रोडोप्सिन के अंदर जो विटामिन ए ने जाके कंबाइन होना था वो नहीं हो रहा, ठीक है। सो देयर इज नाइट ब्लाइंडनेस। आगे देखो कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये क्या करती है कि विजुअल थ्रेशोल्ड इज इंक्रीज्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट, ठीक है। अब क्या है कि आम लोगों को जिस लाइट में नजर आ रहा था डिम लाइट में, इन लोगों को उस लाइट में नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। फिर क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा देर तक इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो विजुअल सेल्स जो है रॉड और कोन से अफेक्टेड होंगे, ठीक है, और उनका लॉस होने का चांस है। अब क्या है बच्चों, ये देखो, ये एक नॉर्मल पर्सन को अगर रात के टाइम, शाम के टाइम इतना नजर आ रहा होता है ना, तो नाइट ब्लाइंडनेस वालों को बहुत कम नजर आ रहा होता है, ठीक है। सो दे आर ऑलमोस्ट ब्लाइंड एट नाइट। अच्छा, अब पहली कंडीशन थी निक्टोलोपिया, इसमें बच्चों सिनेरियो आ जाता होता है इस तरह, कॉमन बिल्कुल ही आसान सा सिनेरियो है जी। एक पर्सन है वो प्रेजेंट किया बिकॉज ऑफ ही हैज लॉस ऑफ साइट इन डिम लाइट, ठीक है, या ब्लाइंडनेस एट नाइट, तो आप आराम से बता सकते हो कि निक्टोलोपिया है, नाइट ब्लाइंडनेस। एमसीक्यू में भी आ सकता है ये, ठीक है। आगे चलो, जीरो ऑफ्थैल्मिया, जीरो जो है ना, एक्सीआरओ, ये इसका मतलब होता है ड्राइनेस, ठीक है। और ऑफ्थैल्मिया मीनिंग आईज, आईज, ड्राइनेस ऑफ आईज, ठीक है। सो बेसिकली नाम से क्या पता चल रहा है, ड्राई आईज। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, देयर विल बी ड्राई आईज, पैथोलॉजिकल ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। अब क्या होता है, आपको खुद से फील होता है कि आपकी आंखें खुश्क हैं, एक फॉरेन बॉडी की सेंसेशन होती है कि जैसे आंखों में कोई रेत सी है, ठीक है, ड्राइनेस है। अब क्या है कि होता क्यों है, वो वही जो फिगर मैंने आपको पहले दिखाई थी ये वाली, कि जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग हेल्थी सेल्स हैं, विटामिन ए नहीं मिल रहा, उनकी ग्रोथ बहुत स्टंटेड हो गई। जो आइस के अंदर मॉइस्चराइजेशन के लिए म्यूकस प्रोड्यूस हो रही थी वो नहीं प्रोड्यूस हो रही। एज अ रिजल्ट देयर इज ड्राइनेस इन द आइज, ठीक है। आगे अगर कॉमन सेंस रखो कि अगर किसी पर्सन की बहुत अरसे तक ड्राई आईज है, ठीक है, अगर आपके साथ भी कभी कभी हुआ होगा, एक मिनट है जरा, अगर कोई पर्सन बहुत लंबे अरसे के लिए लैपटॉप पे लगा हुआ है, ठीक है, अच्छा मेरी आवाज इतनी खराब हो रही है, एक मिनट। अच्छा जी,
सो विटामिन ए की किसी, अगर आप लोग देखो बच्चों, जब आप बहुत देर मोबाइल पे लगे रहते हो या अगर लैपटॉप के आगे लगे हो, ठीक है, तो चूंकि आपका जो इंसान का जो ब्लिंकिंग रेट है ना वो कम हो जाता है अगर आप बहुत देर एक स्क्रीन को देख रहे हो। उससे क्या होता है, आपको खुद फील होगा कि ड्राई आइज हो गई हैं, आइज रेड हैं, ठीक है, और जो है ना वो रेड भी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, दर्द भी होने लग जाती है, ठीक है। अब किसी पर्सन को अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बहुत लॉन्ग अरसे के लिए आइज जो है वो ड्राई हो गई हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप ब्लिंक करते हो तो वही जो आपकी लिड्स हैं वो ड्राई हैं अंदर की साइड से, तो वो आपकी कॉर्निया के ऊपर जाके रगड़ पैदा करेंगी, ठीक है। जब वो रगड़ेंगी, उसको रगड़ पैदा करेंगी, क्या होगा ओवर टाइम के कॉर्निया का अल्सर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं बच्चों कि जो कॉर्निया का अल्सर है ना, ये बहुत डेंजरस होता है, बिकॉज जो आई एक दफा कॉर्निया आपका खराब हो जाए तो द पर्सन विल बी ब्लाइंड, ठीक है। आपको इस बात का पता है कि जो लोग अपनी आईज डोनेट करते हैं, आपने कभी अखबार में पढ़ा हो या सुना हो कि जी फलाने किसी सेलिब्रिटी ने जो है वो अपनी आईज को डोनेट करने का वो कर दिया जी, उन्होंने कहा है कि मेरी मौत के बाद मेरी आईज डोनेट कर दें, ठीक है, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी, ठीक है। तो आई जब आई डोनेट की जाती है ना तो पूरी आई नहीं डोनेट होती। ये नहीं होता कि एक पर्सन का पूरा आई बॉल निकाल के दूसरे पर्सन का लगा रहे होते हैं। जो आई डोनेशन का मतलब होता है ना, दैट इज एक्चुअली कि सिर्फ कॉर्निया, एक पर्सन है जिसकी डेथ हुई है, उसका कॉर्निया उतार के नए पर्सन में लगा देते हैं। सो बेसिकली अगर कॉर्निया खराब हो जाए ना तो आई का आप समझो कि आई जाया हो गई है, ठीक है। क्योंकि जो सबसे पहली लेयर है जिससे लाइट ने गुजर के आगे जाना है, जब वहां से लाइट नहीं गुजरी तो रेटिना ने क्या कर लेना है, लेंस ने क्या कर लेना है, किसी चीज का कोई आगे फायदा नहीं है, ठीक है। सो आगे देखो कि जब अगर जीरोफ्थैल्मिया जो है, ड्राई आइज जो है वो ट्रीट नहीं होंगी बहुत अरसे, इट विल रिजल्ट इन कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्निया का अल्सर बन जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज देयर इज ओपेक स्कार टिश्यू। ओपेक स्कार टिश्यू है, उसमें से लाइट ही नहीं गुजर रही, ठीक है। तो जब लाइट ही नहीं गुजर रही तो आगे आई ने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, बाहर तो बहुत ही मजे का मौसम हो रहा है, जो बच्चे लाहौर में उनको शायद पता लग रहा होता है, मजे की हवा चल रही है, पढ़ने वाला कोई मौसम नहीं है। अच्छा, आगे देखो बच्चों के ड्राइनेस ऑफ आईज है, ठीक है। देखो हाँ जी, ये तुम लोगों को तो मौका चाहिए, इतना अच्छा मौसम है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। मेरे से ज्यादा ना किसी का नहीं दिल करता कि जब अच्छा मौसम हो तो हर काम छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी अब करना है हमने। इसने कहा क्या, एक बच्चे ने पूछा डेथ के बाद कॉर्निया डिजेनरेट नहीं हो जाता? जी बेटा, डेथ के बाद हर चीज डिजेनरेट हो जाती है, लेकिन जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिस बंदे ने पहले ही कह दिया हो ना कि मेरी डेथ के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वो उसको फिर आप उसको मेंटेन करते हो और जल्द अज जल्द उसकी वो चीज निकाल लेते हो, ठीक है। हर ऑर्गन की जो डेथ है उसका अपना टाइम है। लिवर जो है वो विद इन कोई, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 30 मिनट्स टू 2 आवर्स तक शायद, ठीक, आप उसको बचा सकते हो, किडनी बचा सकते हो। जो ब्रेन है आप उसको 3 से 4 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन के बगैर नहीं बचा सकते, ठीक है। सो जो हर ऑर्गन है उसकी डेथ का अपना टाइम है। ये एक हम हट के बात करने लग गए हैं। अच्छा, मैं ना कोशिश करती हूँ कि हम जल्दी कर लें और फारिग हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों ये देखो, डायनासोफाइस की बात हो गई थी, वही बात आ गई ना, डिसअपीयरेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स इन द कनेक्टिवा एंड एनलार्जमेंट एंड केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये देखो बेटा, ये एक पर्सन है जिसकी आईज ड्राई थी, ये देख रहे हो कितनी रेडनेस है, और वाटरिंग भी हो रही है, अपनी तरफ से आईज को कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये देखो, ये कॉर्नियल अल्सर बनने की शुरुआत हुई है यहाँ पे। ये देखो कॉर्नियल अल्सर बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि एक ओपेसिटी बन गई है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अच्छा दूसरी चीज है केराटोमलेशिया, वो बाद में करते हैं, मैं पहले ये देखो, ये फुल ब्लोन कॉर्नियल अल्सर है, इतना बड़ा अल्सर है, और उसके साथ आप ये देख रहे हो कि ये कंजक्टाइवा भी चिपक चिपक के इसके साथ इधर को आया हुआ है, ये पूरा अल्सर बना हुआ, ठीक है। ये देखो ये बच्चा, इसकी तो पूरी फुल टाइम अल्सर है, और इसमें तो कोई बैक्टीरियल एक्शन भी, ग्रीन कलर है, प्रोबेबली सूडोमोनास बैक्टीरियल एक्शन भी इसके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एक कंडीशन है दैट इज नोन एज द केराटोमलेशिया। नहीं पढ़ा जा रहा, बच्चों के हालात चेक करो।
इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, ये तो मैं बच्चों को थोड़ा सा इसलिए बता रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि ड्राइनेस कैसे होती है कॉमन कॉमन सेंस के लिए। नहीं नहीं जानना चाहते क्लिनिकल बातें तुम लोग? अच्छा जी, बेटा देखो 1 बजे 2 बजे तक तुम लोगों की क्लास है, मैक्सिमम मैं ये कर सकती हूँ कि हाँ, मुझे खुद अभी पता चला बेटा, मुझे तो ईमेल पे पहले पता चला था 11:30 के करीब। लेकिन ये देखो, ये पूरा कर लेते हैं। मैंने आपको ए और ई दोनों कराना था और अभी हमारे पास ए और ई दोनों का टाइम है, ठीक है। मैं लेकिन ए पूरा करा देती हूँ, ई छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग आ सको, ठीक है। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, ठीक है। ये देखो मैंने ए और ई दोनों कराने थे और अभी हमारे पास देखो 2 बजे तक अच्छा खासा टाइम है, लेकिन आई विल स्टॉप एट ई, ठीक है। केराटो मलेशिया देख लो। केराटो मलेशिया क्या होता है, ये भी खत्म ही होने लगा है, इसका पूरा से सिर्फ डिजीज कंडीशन ही रहती हैं, आई थिंक सो, ठीक है। केराटो मलेशिया, अब केराटो कॉर्निया को कहते हैं बिकॉज इट इज रिच इन केराटिन, और मलेशिया किस चीज को कहते हैं बच्चों, सॉफ्टनिंग को। अगर आप ऑस्टियो मलेशिया कहते हो, इसका मतलब होता है बोन की सॉफ्टनिंग। अगर आप केराटो मलेशिया कहते हो, अ, कल विटामिन्स का ट्यूटोरियल है, हाँ जी कल विटामिन्स का ट्यूटोरियल भी है। विटामिन्स का ट्यूटोरियल होगा या मैं कोशिश करूंगी कि न्यूट्रिशन का ट्यूटोरियल हो जाए, तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताओ क्या फीडबैक है, न्यूट्रिशन का ट्यूटोरियल होना चाहिए थर्सडे को या विटामिन्स का होना चाहिए? अच्छा चलो देख लेंगे बेटा, जो भी मैडम कहेंगी ना उस हिसाब से कर लेंगे। आपको दोनों ही इंशाल्लाह, न्यूट्रिशन का भी मैं कोशिश करूंगी कि एक ट्यूटोरियल हो जाए, क्योंकि हुआ नहीं है ना। और सब वो ऑनलाइन पढ़ाएगी तो उसको बेहतर है कि एक दफा रिवाइज कर ले, ठीक है। अच्छा ये देखो, केराटो मलेशिया बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया सॉफ्ट हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। ये वही एग्जैक्टली बात है कि शुरू में किस तरह से स्टेजेस हुए थे। सबसे पहले हुआ जीरोफ्थैल्मिया, आंखें ड्राई हो गई विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, बहुत अरसे तक ड्राई रहती हैं। पेशेंट ने उसको कुछ नहीं किया, ट्रीट नहीं किया। ये हमारे जैसे लोग नहीं होते ना, ये लोग होते हैं बेचारे मेहनत करने वाले मजदूर हैं, गांव के अंदर हैं, वो बॉदर ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ड्राइनेस है, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जब आपने जीरोफ्थैल्मिया को नहीं नोटिस किया, नहीं उसको ट्रीट किया, आगे चला गया, इट गोज टू केराटोमलेशिया। अब जो आपका कॉर्निया है ये सॉफ्टनिंग होने लग गई है इसकी, ठीक है। और अगला स्टेज जो होगा वो कौन सा होगा, अगर आप उसको फिर भी नहीं देखते तो देयर विल बी कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, कॉर्नियल अल्सर। अच्छा ये बच्चों एक दफा सवाल आया था, केराटो केराटिन क्या उससे होता है, लेकिन कॉर्निया जो ज्यादातर केराटो आता है ना, वो कॉर्निया से रिलेटेड आता है, ठीक है, क्योंकि कॉर्निया के अंदर सबसे ज्यादा केराटिन की अमाउंट है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये देखो, ये एक दफा क्वेश्चन आया था यूएचएस में, ठीक है। उसमें सिनेरियो था कि एक बच्चा है, वो डेवलपिंग कंट्री से आया है, उसको मीजल इन्फेक्शन है, ठीक है। और सिनेरियो बड़ा ही ज्यादा गड़बड़ सा समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या पूछा हुआ है, तो इट वाज अल्टीमेटली विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। सो उसमें क्या है, होता क्या है बच्चों कि आपको पता है कि मीजल्स में पूरी बॉडी के अंदर जो है ना रैश हो जाता है, तो इतनी पूरी बॉडी के ओवरऑल जब रैश होता है तो बहुत ज्यादा स्किन टर्नओवर है, स्किन के आपका मकसद है कि स्किन एक्चुअली बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई है ना। तो जब स्किन अफेक्ट हुई है तो क्या है कि विटामिन ए ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट ग्रोथ एंड एपिथेलियम एंड एपिडर्मल डिफरेंशिएशन। सो विटामिन ए जो है वो एकदम से उसका स्टेटस लो हो जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है। सो उस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि एक बच्चे को मीजल्स है तो उसको कौन सी सप्लीमेंटेशन देंगे, तो इसमें विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है। यूनिसेफ के अंदर डब्ल्यूएचओ भी रिकमेंड करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर बच्चों को विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन दी जाए, वैसे भी दी जाए और स्पेशली मीजल्स जिन कंट्रीज में ज्यादा है ना उनके अंदर दी जाए, ठीक है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ measles with vitamin A। विटामिन ए का स्किन में क्या रोल है, ये तो बताया था कि एपिथेलियल डिफरेंशिएशन और टर्नओवर में इसका रोल है, स्किन को मेंटेन करने में, स्किन के टर्नओवर में। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, पुरानी स्किन को शेड करना, नई स्किन का आना। इसीलिए जो आपकी डर्मेटोलॉजी की सारी प्रेपरेशन है ना, जो मेडिसिन होती हैं आप खाते हो या ऊपर लगाते हो स्किन पे, वो क्या करती है कि उसके टर्नओवर को इंक्रीज करती है, ठीक है।
ये विटामिन ए और डी ज्यादा लंबे हैं, ई और के छोटे छोटे से हैं, ठीक है। अच्छा, अपर लिमिट जो है ग्रेटर देन 7.5 मिलीग्राम रेटिनॉल डेली ले लोगे तो ये टॉक्सिसिटी कर सकता है, ठीक है। आपको नॉर्मली आरडीए मैंने कितनी लिखवाई थी, 700 टू 900, ठीक है। सो अगर ये 7 मिलीग्राम्स पर डे, अब 700 टू 900 माइक्रोग्राम्स पर डे लिखवाई थी, ठीक है। सो अगर ये ग्रेटर देन 7.5 मिलीग्राम्स पर डे से ज्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिसिटी कर सकता है, ठीक है। जो एक बच्चे ने पूछा है कि रेटिनॉइक एसिड को मीजल्स को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बेटा ट्रीट नहीं होता इससे, ये होता सप्लीमेंट। जिस तरह आप कोविड में भी अभी कह रहे हो ना, जिसको कोविड हो रहा है उसको आप कह रहे हो कि विटामिन डी बी इस्तेमाल करें, सी ए सी पी ए, ठीक है। तो आप सप्लीमेंटेशन करते हो ताकि डिजीज का जो प्रोसीजर है वो शॉर्ट हो जाए और जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। सप्लीमेंटेशन है, ये ट्रीटमेंट नहीं होता, इसको आप सप्लीमेंटेशन कहते हो, ठीक। अच्छा जी, इस हाइपर विटामिनोसिस ए, अगर 2 to 4 टाइम्स द आरडीए को डेली पेशेंट को देते रहोगे तो देयर विल बी हाइपर विटामिनोसिस ए, ठीक है। इंक्रीज विटामिन ए का चांस हो जाता है जिससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब इसमें जो टॉक्सिसिटी है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं कि जीआई इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो है डायरिया है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, हेडेक्स है, ब्लड विजन है, पुअर मसल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। ये इस तरह के जो सिम्टम है ना, ये इस तरह हमें पता चले थे कि इस तरह की दुनिया में वाकयात हुए हैं कि जैसे कहीं पे एयरप्लेन क्रैश हुआ किसी बर्फानी जगह पे जहाँ कोई लोग नहीं थे, ठीक है। इसमें नॉवेल्स पे लिखे गए, बल्कि मैंने एक पढ़ा भी था। उसमें ना वहां पे जो प्लेन में लोग थे ना, वो प्लेन के कुछ लोग थे वो बच गए, तो उन्होंने सरवाइव करने के लिए वोल्व्स को मार मार के खाना शुरू कर दिया, इस तरह से कोई चीज थी, ठीक है। सो लिवर उनका बहुत ज्यादा कंज्यूम किया, तो उनके अंदर विद इन अ फ्यू मंथ्स जो है बहुत ज्यादा ये टॉक्सिसिटी के इफेक्ट्स जमा होने लगे, ठीक है। सो उसमें क्या हुआ कि विटामिन ए बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, विटामिन डी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, बिकॉज इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लिवर में काफी ज्यादा होती है, ठीक है। सो इस तरह के उनके इफेक्ट्स आते हैं, नॉन स्पेसिफिक से हैं, नोजिया है, जे इफेक्ट्स हैं, हेडेक्स है, ब्लड विजन, कोर मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या है, बोन मसल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, इंक्रीज लिवर साइज और वॉमिटिंग, ठीक है। सारे के सारे नॉन स्पेसिफिक से ही हैं। अच्छा, स्किन ड्राई हो गई और इचिंग हो गई। मजे की बात है कि नॉर्मल अमाउंट में भी हाइपर विटामिन ए स्किन को ड्राई होने से बचा रहा था, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो स्किन फिर भी ड्राई हो जाएगी, इची हो जाएगी, ठीक है। वो क्यों होता है, बिकॉज आप एक चीज को बहुत ज्यादा ले रहे हो तो डीएनए के ऊपर उसका बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहता। कोई भी चीज जब आप एक चीज अपने रिसेप्टर पे बहुत देर तक बाइंड करती है तो ओवर टाइम उसका जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज उसके रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना। लिवर इनलार्ज हो गया, सिरोटिक हो गया, नर्वस सिस्टम के अंदर प्रूरेटिक, प्रूरेटिक होता है खारिश होना, इचिंग, इचिंग, ठीक है। प्रूराइटिस क्या होता है, खारिश, ठीक है। ड्राई स्केली स्किन हो जाएगी और उस पे इचिंग इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हेडेक, हेडेक इसीलिए होता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए एंड कैरोटिनाइजेशन, इसको छोड़, मतलब विटामिन ए जो है ना, उस अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हाइपर केराटोसिस हो जाएगा, और विटामिन ए बहुत ज्यादा हो जाएगा तो केराटिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हाइपर केराटोसिस क्यों हो रहा है, बिकॉज अब देखो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई, जो एपिथेलियल सेल थे, जो गॉबलेट सेल थे, वो म्यूकस नहीं प्रोड्यूस करे। अब म्यूकस नहीं प्रोड्यूस करे, वहां पे ड्राइनेस हो रही है, वहां पे ड्राइनेस हो रही है तो केराटिन ज्यादा बनता है उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हाइपर केराटोसिस हो जाता है। लेकिन अगर हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाएगा, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो केराटिन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रेटिनॉल की बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस मैनिटॉल जैसी है, उफ मेरे अल्लाह, रेटिनॉल और मैनिटॉल का दूर दराज से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। मैनिटॉल जो है, इट इज ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, इट एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये वाटर को अपने पीछे लेके आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लेके आता है। रेटिनॉल दोनों है अल्कोहल्स, लेकिन रेटिनॉल तो स्टेरॉइड है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। दोनों की कोई सिग्निफिकेंस एक जैसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ टॉक्सिसिटी, वही बात आ गई। एक चीज ये कि इट इज, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विटामिन ए जो है टेराटोजेनिक है। टेराटोजेनिक का मतलब क्या होता है, वो चीज जो न्यू बॉर्न के अंदर बर्थ, न्यू बॉर्न कह रही हूँ, फीटस के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करेगी, दैट इज टेराटोजेनिक, ठीक है।
वो चीज जो फीटस ग्रोइंग फीटस के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करती है, दैट इज नोन एज टेराटोजेनिक। इसको हम कहते हैं टेराटोजेनेसिस। ठीक है, होता क्या है बच्चों के विटामिन ए जो है अगर आप बहुत ज्यादा दोगे ना तो जो फीटस है उसमें बर्थ डिफेक्ट्स कॉज हो जाएंगे। अब क्या है, अब आपको पता हो ना, आप एक रिलेशन के तौर पे बैठे हुए हो, आपके पास एक फीमेल आती है ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। अगर आप उसको अगर उसको एक्नी है, ठीक है, अगर आप उसको एक्नी के लिए कोई मेडिकेशन देते हो जिसमें रेटिनोइक एसिड है, ठीक है, विटामिन ए है, तो आप हमेशा उससे पूछ के देते हो कि प्रेगनेंसी आप प्लान तो नहीं करी। ठीक है, उसकी वजह क्या है बच्चों कि अगर आप ऐसे पेशेंट को साथ ही विटामिन ए दे देंगे इट विल कॉज टेराटोजेनेसिस। ठीक है, अबॉर्शंस हो जाती हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी क्लिनिकल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम को तो एक तरफ छोड़ो, जब आपने पेशेंट्स को देखना है तो आपको ये पता होना चाहिए इस बात का। ठीक है, अच्छा, ये वही बात आ गई, आइसोट्रेटिनोइन इज टेराटोजेनिक एंड एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन women with childbearing potential unless they have severe disfiguring cystic acne। अगर बहुत ज्यादा एक्नी है, ठीक है, और आपको पेशेंट को देना ही है आइसोप्रेटिनोइन, तो आप क्या करोगे, कंफर्म उनको पूरा बताओगे कि आपने किसी सूरत में प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी या जो है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने हैं। ठीक है, उसके बगैर आप ये नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा, आगे चलो। अच्छा, एक एक चीज होती है हाइपर कैरोटीनीमिया। बेटा एक पेपर में एग्जैक्टली नहीं आती है, लेकिन वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज्यादा कैरोटीन्स अगर ज्यादा हो जाएंगे ना पेशेंट्स में, तो इस तरह से बहुत ज्यादा ऑरेंज, बिकॉज इसका कलर ऑरेंज होता है। सी, सो हाइपर कैरोटीनीमिया, इसके इफेक्ट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है। ठीक है, दिस इज हाइपर कैरोटीनीमिया। आगे आ गया विटामिन ई। विटामिन ई अगर नहीं करना तो मर्जी है, वैसे तो करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। इन कितने आप लोग बच्चे होंगे जो फर्स्ट लाइट से आ रहे हो, और ऑफ कोर्स नो। ठीक है बेटा, ठीक है, हम इतना ही कर लेते हैं, विटामिन ई नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अब एक कुछ अच्छी तरह देख लेना, क्वेश्चन जिसने पूछने हैं पूछ ले। कुछ बच्चों ने बीच में क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ बच्चे दोबारा दोबारा वही बातें पूछते रहते हैं। मैम अगर चैटर्जी में ऐसे नहीं लिखा हुआ, वैसे नहीं लिखा हुआ, बेटा लिपिन कॉट में अगर कम लिखा हुआ है, चैटर्जी में ज्यादा लिखा हुआ है, और जो मैंने पढ़ाया है वो आपने करना ही करना है ना, तो जिस बुक में लिखा हुआ है वहां से पढ़ लो। कल सुबह तक भी आप लोग पहुंच जाओ तो कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है ना। यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस और एमसीक्यू बता दें, इसमें से एमसीक्यू बता दो। ओके, इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं बच्चों। एमसीक्यू तो हर कोई भी चीज को एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन जो है ना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन ए बर्थ को कैसे डिफेक्ट करता है, कुछ पता नहीं है कैसे डिफेक्ट करता है। ठीक है, बिकॉज ये डायरेक्टली डीएनए पे जाके अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें डीएनए पे जाके अफेक्ट करती है। आपको पता है ना कि जो ग्लूको आपको पता है कि जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में मदर को आप देते हो बर्थ से पहले ग्लूकोकॉर्टिकोइड, दैट इज आल्सो अ स्टेरॉइड, वो कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं कॉज करता। ठीक है, लेकिन विटामिन ए बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है। मैकेनिज्म इज नॉट नोन, लेकिन दिस इज एग्जैक्टली नोन, ये करता ही करता है। ठीक है, सो आमतौर पे तो क्लिनिशियंस इतने केयरफुल होते हैं कि वो सप्लीमेंट्स भी नहीं देते, जरा सी जो नॉर्मल मल्टीविटामिन है ना वो भी नहीं देते विटामिन ए वाली। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस बता देती हूँ। आरडीए पता होनी चाहिए, आरडीए तो हमेशा ही पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है अम, अच्छा, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं है। एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, इस अच्छे से पता होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि किस तरह ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस तरह ये सेल के ऊपर बाइंड कर रहा है, सेल में जाके ये अगर रेटिनॉल है तो ये इट इज कन्वर्टेड टू रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड जो है उसका रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए, और ये वहां पे जाके अपना इफेक्ट करता है। ठीक है, ये अच्छी फिगर है, दिस इज फ्रॉम लिपिनकॉट। ये पूरी पूरी फिगर इस तरह आपको बनाने के लिए नहीं आती, लेकिन आपको समझ आ जाती है ना विजुअली के क्या क्या हो रहा है। अच्छा,
ये बच्चों दिस इज द यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, विजुअल साइकिल इज द यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। क्या होता है कि रॉड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन इज द विजुअल पिगमेंट, ठीक है, विजुअल पिगमेंट, फोटो सेंसिटिव दिस इज पिगमेंट। सो क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 11 सिस रेटिनल एंड ऑप्सिन। जब इस पे लाइट पड़ती है तो इट बिकम्स कन्वर्टेड टू ऑल ट्रांस रेटिनल और ऑप्सिन, ठीक है। अब क्या है, इस कन्वर्जन के दौरान जी प्रोटीन एक्टिवेशन हुई और जो है ना ऑप्टिक नर्व के अंदर सिग्नल चला गया, ठीक है। अब क्या है, इसको वापस रिकन्वर्ट करना है तो ये रेटिना में भी हो सकता है बाय रेटिनल आइसोमरेज, और ये लिवर में भी जाके हो सकता है, लिवर में पहले कन्वर्ट होगा रेटिनॉल में और उसके बाद दोबारा से आइसोमराइज होके दोबारा से रेटिना के अंदर आता है, ठीक है। दिस इज द विजुअल साइकिल। या क्या उसके बाद ये बात आपको बेटा पता चाहिए, मुख्तलिफ तरीके से पूछी जा सकती है कि अगर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए कौन से इन्वॉल्व हैं और विजुअल विजन में कौन से इन्वॉल्व है, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव फंक्शन के अंदर और विजन के अंदर रेटिनॉल रेटिनल होते हैं, और जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन है एपिथेलियम की, इसमें रेटिनोइक एसिड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बात हो गई थी। अच्छा, अब ये निक्टोलोपिया के ऊपर सिनेरियो आ सकता है, वही नाइट ब्लाइंडनेस वाला आएगा, ठीक है। इसी तरह से जीरोथैलिया पे सिनेरियो आ सकता है कि जी पेशेंट को ड्राइनेस ऑफ आईज थी, ठीक है, या कॉर्नियल अल्सर था, तो ये क्या क्या डिफरेंस, ये क्या है। अगर खाली ड्राइनेस है तो आप जीरोथैल्मिया कहोगे, अगर जो है वो कॉर्नियल अल्सर वाला आ गया, देयर इज अल्सर फॉर्मिंग या देयर इज डिफेक्ट इन द विजन, तो आप कहोगे कॉर्नियल अल्सर बन चुका है बिकॉज ऑफ जीरोथैल्मिया, या आप केराटोमलेशिया भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, मीजल्स वाला सवाल आया था, ठीक है। मुझे एक्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद है कि क्वेश्चन किस तरह से आया था, लेकिन कुछ इस तरह से था कि एक डेवलपिंग कंट्री में से एक फैमिली ने माइग्रेट हुई है, उनका एक बच्चा है जिसको मीजल्स हुआ है, ठीक है। तो मीजल्स जो है, आप ये बताएं कि इसमें कौन सा विटामिन जो है डेफिशिएंट होगा और आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो कौन सा विटामिन डेफिशिएंट होता है मीजल्स की वजह से, विटामिन ए, ये आपको पता होना चाहिए। और जो है ये सप्लीमेंटेशन इसकी रिकमेंडेड होती है फॉर द पेशेंट्स ऑफ मीजल्स, ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं मीजल्स के पेशेंट्स। अच्छा, अब इसकी टॉक्सिसिटी पे सवाल आ जाता होता है कई दफा, ठीक है। टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या क्या है, टॉक्सिसिटी कितनी अमाउंट में होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये टेराटोजेनिक पोटेंशियल ऑफ विटामिन ए, टेराटोजेनिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि ये अगर आप सी टाइम से इसको रोको, अगर आप जो है ना प्रेग्नेंट पेशेंट्स के अंदर विटामिन ए देते हो तो इट रिजल्ट्स इन द बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द न्यूबॉर्न, या अबॉर्शन भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। कल बेटा मुझे लगता है कि जो आपका रेगुलर टाइम टेबल, जो पहले ऑन कैंपस टाइम टेबल है ना, वो फॉलो होगा। जो उसमें बायोकेमिस्ट्री की क्लास किस टाइम पे होती है, ऑन कैंपस वाला जो टाइम टेबल था, वो भी एक दफा चेंज हुआ था टाइम टेबल। बायोकेम डॉक्टर का रिजल्ट का कोई पता नहीं है अभी तक, पता लग जाएगा। और ये टाइम टेबल आया था ना, और भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, ये टाइम टेबल एक आया था, इसमें बच्चों वेंसडे, कल वेंसडे है ना, सो वेंसडे को बायोकेमिस्ट्री है 8:50 से 9:30। जी क्लास खत्म हो गई, पहले भी बताया था क्लास खत्म हो गई है, सिर्फ जिन्होंने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं। मंडे के टेस्ट का बच्चों कोई आइडिया नहीं है, वो तो अब नोटिस डिस्प्ले होगा ही तो है ना। क्लास खत्म हो गई है, विटामिन ई हम आज नहीं कर रहे, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो, नहीं तो साइन ऑफ हो जाए जैसे भी करना। रिप्रोडक्शन और विजुअल वाले में यूज होता है रेटिनॉल और रेटिनल, और जो स्किन से एपिथेलियल डिफरेंशिएशन है उसमें रेटिनोइक एसिड। और
क्यों होगा पता नहीं, मुझे मिक्सअप नहीं समझ आती। हर चीज, हर जो चीज है उसका मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है और क्लियर है। मिक्सअप तो नहीं होने लगा ना। वैसे मिक्सअप अगर होगा तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आएगा। अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट के मुताबिक साथ के साथ पढ़ लेते तो एक दफा तो आपने पढ़ लिया होना था। फिर अगर कल ट्यूटोरियल होता है परसों, तो एक दफा तो आपको थोड़ा रिवाइज हो जाना था। फिर आपने अपने टेस्ट के लिए पढ़ना था तब रिवाइज हो जाना था। फिर आपने स्टैंड अप के लिए पढ़ना था तब रिवाइज हो जाना था। तो इसी तरह से ये चीज होती है ना। और दूसरी बात है, अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो मिक्स नहीं होगा। अब किसी को ये गलतफहमी नहीं हो सकती कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो उससे हाइपर कैरोटीनीमिया हो रहा है। क्यों? एस्कॉर्बिक एसिड आपको क्लियर उसका मैकेनिज्म पता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन एब्जॉर्प्शन के अंदर यूज हो रहा है, कोलेजन सिंथेसिस में यूज हो रहा है। सो मिक्सअप तो नहीं है यहाँ पे होने का कोई भी चांस। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है बच्चों? अपने मास्क वगैरह का लेके आना, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट सारे बच्चे लेके आए। और आज तो आप लोगों ने पता नहीं कितना पढ़ना है, लेकिन ठीक है, हॉस्टलाइट्स के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। खैरियत से आ जाओ आप लोग सारे कॉलेज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस करें। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स खत्म हो गए जी? खत्म हो गए थे ना, आज से फैट सॉल्युबल शुरू हुए थे ना। कल तक उसूली तौर पे फैट सॉल्युबल भी खत्म हो जाने थे अगर हम ऑनलाइन पे चलते, लेकिन उन्होंने जो है वो कल बुला लिया, तो ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो